हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आभासी प्रथम कोट अभिक्रियाएं। इसके अतिरिक्त वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पहले हम बात करते हैं आभासी प्रथम कोट अभिक्रियाएं। आभासी प्रथम कोट अभिक्रियाएं, प्रथम कोट अभिक्रियाएं कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो एक होती है, लेकिन अभिक्रिया में अभिकारक के एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। यानी कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक है, लेकिन अभिक्रिया में अभिकारक के एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। अभिकारक के एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। उनको हम कहते हैं आभासी प्रथम कोट अभिक्रियाएं। जैसे मान लीजिए एक हमने रिएक्शन लिखा, ए और बी आपस में मिलकर प्रोडक्ट उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद कोई CD कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हम देखेंगे, अगर हम कोटि देखें तो एक और एक दो हो जाएगी। इस तरीके से अगर कोटि देखें तो एक और एक दो हो जाएगी। लेकिन अगर इसी में किसी अभिकारक के नीचे एक्सेस लिख दें, आधिक्य में, किसी अभिकारक के नीचे आधिक्य में लिख दें, यानी एक अभिकारक अधिकता में उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभिक्रिया की दर केवल दूसरे अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करेगी। और अगर ये ना लिखा होता, एक्सेस ना लिखा होता, तो हो सकता है बी की भी सांद्रता की एक घात पर निर्भर करती, तो कोटि हो जाती 1 1 2। लेकिन अगर हम एक्सेस लिख दें, यानी उनमें से एक भी रिएक्टेंट, एक भी अभिकारक अधिकता में उपस्थित है, तो अभिक्रिया की दर जो है उस पर निर्भर नहीं करेगी, दूसरे पर निर्भर करेगी। इस तरीके से ये हो जाएगी प्रथम कोटि अभिक्रिया। और अभिकारक के एक से अधिक अणु भाग लेते हैं। जैसे यहां पर एक के कितने भाग लेते हैं? 2। मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी, आणविकता 2 होगी, लेकिन कोट कितना होगा? 1 होगा। अब इसका प्रायोगिक उदाहरण, एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण में अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट का जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम।
एथिल एसीटेट का जल अपघटन। जल अपघटन। एथिल एसीटेट फार्मूला लिख दिया गया CH3COOC2H5। हाइड्रोलिसिस जल अपघटन यानी जल से रिएक्शन। एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम में तो साल्ट में H+ लिख दिया गया। H+ इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन किस माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में। यहां बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और प्लस C2H5OH। C2H5OH। अब यहां पर क्या होता है, चूंकि इस अभिक्रिया में जल एक्सेस में होता है, जल जो है अधिकता में होता है, इसलिए जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है। एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 की सांद्रता पर, वो भी कितने घात पर, 1। तो ये हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। आणविकता देखी जाए तो कितनी होती, 2। ऐसा इसलिए होता है, जल की मात्रा ज्यादा होती है तो जो जल की सांद्रता में परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए अभिक्रिया की दर जो उस पर निर्भर नहीं करती। जैसे मान लीजिए इसकी सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर और इसकी 10 लाख मोल प्रति लीटर, तो इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, जैसे 10 से घट के मान लीजिए सांद्रता हुई 8, तो परिवर्तन हो गया 2 मोल प्रति लीटर, तो अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी। और इसका 10 लाख में मान लीजिए 2 मोल प्रति लीटर घट गई, तो 10 लाख में से 2 मोल प्रति लीटर घटा देंगे तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा इसकी सांद्रता पर। किसकी सांद्रता, जल की। यानी जल की सांद्रता नियत है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल, अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का जल अपघटन। 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 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम, तो सुक्रोज है C12H22O11। ये जो है सुक्रोज का फार्मूला है। हाइड्रोलिसिस यानी जल, और अम्लीय माध्यम में हमने लिख दिया H+, तो ये बदल जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 ग्लूकोज, और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फ्रक्टोज का, C6H12O6। यहां पर भी जल एक्सेस में रहता है। जब जल एक्सेस में है तो इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। जैसे हमने बताया पिछले एग्जाम्पल में, 10 लाख मोल प्रति लीटर में से अगर मान लीजिए 2 मोल प्रति लीटर उस तरफ चले गए तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। तो अभिक्रिया की दर केवल निर्भर करेगी किसकी सांद्रता पर, सुक्रोज की सांद्रता पर, C12H22O11। इसकी सांद्रता कितनी घात पर, 1 घात पर। तो ये भी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आणविकता देखी जाए तो 2 अभिकारक के 1 से अधिक अणु भाग लेते हैं इसमें। हाँ, अब हम बात करते हैं
वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। यानी हम ये देखेंगे कि अगर ताप में परिवर्तन करें तो क्या वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन होगा? तो हाँ, अगर ताप में हम परिवर्तन करते हैं तो वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन होगा। और इसके लिए आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण बताया, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की गणना की जाती है। वो आर्हेनियस समीकरण है K = A e⁻ वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की जो गणना है वो आर्हेनियस समीकरण के द्वारा की जाती है। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण के द्वारा हम गणना करते हैं वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की। वो समीकरण K = A e⁻ K आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेग नियतांक। वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। और A जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी आवृत्ति गुणक। आवृत्ति गुणक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणक, ये जो है आपका A फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अब इसके बाद ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। और T आपका टेम्परेचर यानी ताप है। और E एक्सपोनेंशियल, चर घातांक। एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांक, चर घातांक। R जो गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू जो है जो रखी जाएगी 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। इसलिए जो टेम्परेचर है वो भी होगा केल्विन में। तो एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी जूल प्रति मोल में। अब इस समीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जिससे हम ग्राफ का अध्ययन कर सकें। तो दोनों पक्षों का हम लाग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लाग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लाग। तो बाएं पक्ष लाग के, लाग ए, और ये ई बेस पर लिया जाता है, यहां पर भी ई बेस पर। और आप जानते हैं कि यहां पर गुणा है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस मान लीजिए हमने लिख दिया लाग, और ई की पावर माइनस A/RT, और ये लाग लिया जाता किस बेस पर? ई बेस पर। यहां से लाग के ई बेस पर, लाग ए, और ये लाग m की पावर n बराबर n log m, ये जो घात है ये बाहर आ जाएगी, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस A/RT।
और log e टू द बेस e इसकी वैल्यू 1 होती है। log e टू द बेस e इसकी वैल्यू होती है 1। अब यहां से ये जो log है e बेस पर है, और हमने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि e बेस के log को 10 बेस के log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो e बेस है वो 10 बेस पर बदल जाता है। टू 2.303 को अच्छा यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 अब 2.303 से इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं तो 2.303 कट जाएगा, यहां पर log k और बेस कितना है 10, यहां भी कट जाएगा log a बेस रहेगा 10 और माइनस ये और ये 2.303 नीचे आ जाएगा। अब इसको ले लेंगे y बराबर mx प्लस सी का रूप, y बराबर mx प्लस सी, तो ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा प्लस mx। अब यहां पर हमको जो अध्ययन करना है वो वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, यानी एक एक्सिस पर हम वेग स्थिरांक को प्लॉट करेंगे और दूसरे एक्सिस पर टेम्परेचर। तो वेग स्थिरांक के log के साथ है और टेम्परेचर 1/T है, तो हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने जा रहे हैं। y log के बेस 10 y और x रहेगा 1/T। सी होता y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस वो log a। मान लीजिए ये यहां से यहां तक log a टू द बेस 10 और m स्लोप आ जाएगा माइनस e/2.303r और स्लोप इसका नेगेटिव है इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। इसका जो स्लोप है m वो आ गया माइनस e/2.303r। तो ये ग्राफ है log के और 1/T के मध्य। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अब क्या करते हैं देख लेते हैं कि वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। जैसे T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 ले लेते हैं और T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2 ले लेते हैं और इसको रख देते हैं इस इक्वेशन में। log k इक्वल टू log a माइनस e/2.303 RT इसमें रख देते हैं। एक बार T1 K1 और दूसरे बार T2 K2। तो जब इसको रखते हैं log k के स्थान पर एक बार K1 इक्वल टू log a माइनस EA/2.303R। अब T के स्थान पे कर देते हैं T1 और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। K2 करेंगे तो यहां पर T2 कर देते हैं
log K2 इक्वल टू log A तो हार्मोनियस कांस्टेंट है, यह हमने बताया था फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं। बदल केवल क्या रहा, K और T, R भी गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगी, और 2.303 ये भी फिक्स है। R T1 के स्थान पे कर देंगे T2, ये ले लिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाएं में से बाएं, दाएं में से दाएं, तो यहां log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, ये अपॉन 2.303 RT1, इसको पहले लिख दिए, क्योंकि हम दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये माइनस और यहाँ माइनस के स्थान प्लस, तो प्लस ये अपॉन 2.303 RT1, और यहाँ माइनस ये अपॉन 2.303 RT2। अब यहां से क्या काम करते हैं, ये log A माइनस log B, दैट इज log A बाई बी, A बटे B, और अब बेस नहीं लिख रहे हैं, सब में बेस रहेगा 10, और यहां पर A बटे 2.303 R कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, यहां से 1/T1 माइनस 1/T2, थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहां पर T1 T2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ T1 T1 कटेगा तो यहाँ T2 आ जाएगा, और यहाँ T2 T2 पे कटेगा तो आपका T1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, यही मेन इक्वेशन है। इसी से पता चल जाएगा कि वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, T1 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K1 है, और T2 टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक K2 है। इसी समीकरण पर जो है न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न लगाए जाते हैं। हाँ, इस इक्वेशन पर हमने एक सवाल लिखा है, इसी इक्वेशन पर जो भी निकाला गया इक्वेशन नंबर 3, कैसे पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक का मान बढ़ता है या सक्रियण ऊर्जा का मान इस समीकरण से निकालते हैं। तो जैसे एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग नियतांक 6 गुना हो जाता है जब उसका ताप 350 केल्विन से 410 केल्विन किया जाता है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस समीकरण से कई चीज निकाल सकते हैं, जैसे किसी ताप पर वेग नियतांक का मान दिया है, दूसरे ताप पर वेग नियतांक का मान निकालना है, और उसके अलावा ये का मान निकाल सकते हैं सक्रियण ऊर्जा का। तो इसके लिए हमने समीकरण जब लिखना शुरू किया ये, तो इसमें आप देख रहे हैं ये दिया है K2 अपान K1 इक्वल टू 6 गुना वेग नियतांक। जैसे हमने मान लीजिए पहले वेग नियतांक K1 बराबर था K, तो K2 कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा 6K। तो हम जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, K1 बटे K2, K1 बटे K2 इक्वल टू 1/6। जैसे वेग नियतांक पहले K था, फिर वेग नियतांक कितने गुना, 6 गुना, तो K1 अपान K2 1/6, पलट देंगे तो K2 अपान K1 इक्वल टू 6। तो यहां पर log K2 अपान K1 के स्थान 6 लिखे। ये हमको निकालना है, ये आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा क्वेश्चन मार्क हमको निकालनी है। अपान
2.303। आर जो है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। जूल प्रति मोल केल्विन। तो आर की वैल्यू रख दिया हमने 8.314 और यहां पर T2 के प्लेस पर 410 और माइनस T1 के प्लेस पर रख दिया 350 और फिर यहां से T1 के प्लेस पर 350 मल्टीप्लाई लगा देते हैं और T2 के प्लेस पर 410। अब इसके बाद यहां पर लाख 6 को हम तोड़ देंगे, 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3 और उसमें लाख 2 प्लस लाख 3, लाख 2 प्लस लाख 3। तो लाख 2 का मान 0.3010 और लाख 3 का मान 0.4771 इक्वल टू, इन सबको जब आगे बढ़ाएंगे ये इंटू, जैसे हो गया 0 और 11 में से 5 निकला 6 और 3 में से 3 गया 0, 60 हो गया अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और यहाँ पर 350 गुणे 410। तो इसकी जब फाइनल कटिंग पिटिंग करेंगे तो ये की वैल्यू जो लगभग आएगी वो 35.63 जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल ये सक्रियण ऊर्जा निकलेगी। इस तरीके से इस पर निकालते हैं सक्रियण ऊर्जा या T1 पर K1, T2 पर K2। शेष हम डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे।